तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। आपने ये सबने सुना होगा, देखा भी होगा कि जो ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट्स हैं आर जनरली कलर्ड। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, ये तो मुझे लगता है आप सबने देखा भी होगा, ये ब्लू है। ठीक है। इसी तरह मैंगनीज टू पॉजिटिव के सॉल्ट हैं, इनमें थोड़ा पिंकी शेड होता है। Fe3 पॉजिटिव है, ये थोड़ा मेहंदी वाला रंग होता है इसका, ग्रीनिश सा, थोड़ा सा येलोइश ग्रीन। टाइटेनियम का 3 पॉजिटिव है, इसके अंदर पर्पल शेड होता है। तो सबके अंदर अलग अलग कलर है। सो इनके अंदर कलर क्यों है? वैसे तो इसका रीजन आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पड़ा हुआ है, डीडी ट्रांजिशन। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डीडी ट्रांजिशन नहीं पता, तो इसीलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ डीडी ट्रांजिशन के बारे में। कि ये हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ये है फ्री स्टेट के अंदर। फ्री स्टेट में ये जो डी ऑर्बिटल है ये क्या है? डी जनरेट है। डी जनरेट का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी के पांचों की सेम है, मेरे को बिल्कुल देखो सेम लेवल पे बनाए हैं। इन स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड इनकी एनर्जी थोड़ी सी रेज हो जाएगी, इन स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड। बट इन octahedral field they get split into two set of energy levels called T2g and EG। ये नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं T2g लोअर वाले, और ऊपर वाले क्या हैं? EG। ये भी बेसिकली क्या है? डी। ये भी बेसिकली क्या है? डी। इसको हम बोलते थे बैरी सेंटर। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा विबग्योर से। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके विबग्योर से जंप करेगा टू हायर एनर्जी लेवल। जब ये कलर एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करेगा? एमिट। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये कौन सा एमिट करते हैं, तो उसके लिए भी देखो आपको क्या करना है। पहले एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ये आपके पास एक व्हील समझ लो, इसमें विबग्योर में से मैंने बस आई नहीं लिखा। तो अगर वॉयलेट कलर अब्जॉर्ब होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री येलो है। अगर रेड अब्जॉर्ब होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है। अगर ब्लू अब्जॉर्ब होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ऑरेंज है। तो ये आप याद कर सकते हो अगर करना है। बाकी एज सच डायरेक्टली आपको कलर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। सो अब कलर का रीजन क्या हुआ? डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? कि अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल एब्जॉर्ब लाइट। कहाँ से? फ्रॉम विजिबल रीजन एंड गेट एक्साइटेड। ठीक है। फाइनली एमिट कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट इट एब्जॉर्ब्ड। तो जो इसने एब्जॉर्ब किया था उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कर देगा ये एमिट। अब इसके बेस पे जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, इस चैप्टर में भी है और नेक्स्ट चैप्टर में भी कॉमन क्वेश्चन है कि TiH2O6 हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, ये तो होता है पर्पल। बट जो स्कैंडियम का हेक्सा एक्वा है वो होता है कलरलेस, इज कलरलेस। तो इसका बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसके अंदर आप टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बनेगी R118 3D1। इसके अंदर आप स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ये बनेगी R118 3D0। मतलब डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब डी में नो डी इलेक्ट्रॉन, सो नो जंप कह लो या नो डी डी ट्रांजिशन। ठीक है। इसके अंदर क्या है? एक डी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? अब ये लाइट अब्जॉर्ब करेगा, ये अब्जॉर्ब करेगा अपने पास लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन।
ठीक है। अब इसका जो कलर है वो पर्पल है, पर्पल मीन्स इसके आसपास है कहीं, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब कहीं यहाँ से कर रहा होगा। सो ये जो अब्जॉर्ब करता है ये ऑलमोस्ट येलो कलर अब्जॉर्ब करता है और पर्पल कलर एमिट करता है। अब मैंने आंसर तो नहीं सारा लिखा है इसमें, बट मैं आपको समझा दूं आपने लिखना क्या। आपने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इसकी इसकी। इसमें तो आप सीधा लिख दोगे डी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसमें कलर नहीं आ सकता क्योंकि डी डी ट्रांजिशन इसके अंदर नहीं है। फिर इसके अंदर आप ये लिखोगे कि इसके अंदर एक डी इलेक्ट्रॉन है, इट विल अब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन, गेट एक्साइटेड, अंडरगोज डी डी ट्रांजिशन। ये ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। गेट एक्साइटेड, अंडरगोज डी डी ट्रांजिशन, इट एब्जॉर्ब्स येलो कलर एंड फाइनली एमिट्स पर्पल कलर। सो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, चलो। सो ये प्रॉपर्टी आपकी खत्म होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर जो है ट्रांजिशन मेटल की वो है वाई। पहले तो है टेंडेंसी, फिर वाई बना देंगे उसका आप। टेंडेंसी टू एक्ट एज कैटलिस्ट। तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है बस उसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है वाई, कि वाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कोई एक आधी रिएक्शन बताता हूँ। जैसे मान लो N2 + 3H2 है, गिव्स 2NH3। इस रिएक्शन के अंदर हम कैटलिस्ट क्या डालते हैं, आयरन, साथ में प्रमोटर डालते हैं मोलिब्डेनम। और अगर हम एग्जांपल करें, सपोज आप अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है SO2 + O2, गिव्स, वह तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, गिव्स SO3। इसमें जो कैटलिस्ट डलता है वो है V2O5। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, सो इथीन की पॉलीमराइजेशन करने के लिए आपके पास जो कैटलिस्ट डलता है ना, उसका नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी लेटेस्ट नीट के अंदर आया हुआ है। इसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है इसका आपको कंपोजिशन भी पता होनी चाहिए। ये होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यानी कि ये टाइटेनियम का सॉल्ट है, TiCl4। ठीक है। इसी तरह आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी जिसमें भी आपने जो भी पढ़ा है, और मैं बताता हूँ आपको। आपने +1 में एक पढ़ी होगी इथीन की हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन के अंदर हम क्या डालते हैं, निकल डाल सकते हो आप, प्लेटिनम प्लेडियम डाल सकते हो, प्लेटिनम भी डाल सकते हो, तीनों में से कोई भी। आपके पास क्या बनता है, इथेन। तो ये जो मैंने चार एग्जांपल लिखे हैं आपने पेपर में लिख के नहीं आने हैं, ये जस्ट मैंने आपको इसलिए लिख के दिए हैं ताकि मैं आपको ये शो कर सकूं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट। अब वाई, तो वाई पे चलते हैं अब। वाई के अंदर अलग अलग थ्योरीज हैं भाई। एक तो इसके अंदर है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। ये वाली जो थ्योरी है ये थोड़ी बहुत मेरे को लगता है आपने काइनेटिक्स में भी पढ़ी है, उसके अंदर भी मेरा वीडियो है। ये मान लो नॉर्मल पाथ है अपने पास, ये है ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये था आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इन दोनों का जो डिफरेंस था उसको हम बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आपने ये पढ़ा होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट फॉलोज अ न्यू पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये वाली, यहाँ लिखने की जगह नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ EA डैश। जो EA डैश है वो EA से काफ़ी छोटी है। मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया बीच का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है जिसकी की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, मान लो A + B गिव्स AB इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट C। तो स्टेप 1 में क्या होगा, कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा विद वन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, नया रास्ता मिल गया अपने को। अब ये वाला जो AC है ये कंबाइन करेगा B के साथ और बनेगा ये AB + C। सो जैसे आपने कैटलिस्ट डाला था वैसे की वैसे कैटलिस्ट क्या हो गया आपके पास, रिकवर हो गया। तो इसको तो बोलते हैं भाई इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। दूसरी इसके अंदर जो थ्योरी है वो है एडजॉर्प्शन थ्योरी, ये सेकंड है। एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है कि कैटलिस्ट एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आके क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब। ठीक है। सो इसमें क्या लिखेंगे हम कि ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइड
suitable large surface area with free valences on which reactant get adsorbed। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट ऑन द सरफेस विल इंक्रीज, सो रेट विल इंक्रीज। सो एक लिखा हो पेपर में, दो लिखा हो, आपकी मर्जी है। तो ये भी आपके पास सेवन्थ या एट्थ जो भी बनी वो प्रॉपर्टी खत्म होगी, आई थिंक एट्थ है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर मटेलिक करेक्टर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ साथ ही कवर करी जा रहा हूँ, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी किसी भी टाइम आप मुझे भेज देना। मटेलिक करेक्टर के अंदर क्या पॉइंट है, देखो ट्रांजिशन मेटल की मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख के दी थी आपको, N-1D 1 to 10 NS 0 to 2। तो ट्रांजिशन मेटल के जो एस में एक, ज़्यादातर एक नहीं वैसे दो ही होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच, देखो मैं लिख जा नहीं सकता फिर बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, ध्यान से सुनो बस, कि इनके वैलेंस शेल में एक या दो से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं विच दे कैन इजीली लूज, दे कैन इजीली लूज। अब अगर ये इजीली लूज कर देंगे तो इसका मतलब जो भी लूज करता है वो क्या होता है, इससे क्या पता चला कि दे आर मेटल। तो सारे के सारे मेटल हैं या सारे के सारे क्या शो करते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब इसके अंदर अगला पॉइंट ये है कि NS और N-1D, इनका जो एनर्जी गैप है EG इज वेरी लेस। NS और N-1D का एनर्जी गैप इज वेरी लेस। अब ये गैप कम होने की वजह से क्या होता है कि जो D के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। D के, इसको और करेक्ट करूंगा, D के N-1D के अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ ना, भी सारा सारा आंसर यही है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, अदरवाइज ये थ्योरेटिकल चैप्टर में लिखने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी मोर स्ट्रॉन्गर होगी मेटालिक बॉन्डिंग। अब सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम के अंदर, सो क्रोमियम या उसके नीचे मॉलिब्डेनम या उसके नीचे टंगस्टन, ये सब क्या है, हार्ड मेटल्स हैं। जिंक, कैडमियम और मर्करी की फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। और मर्करी इनमें से एक एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, अदरवाइज सारे के सारे क्या हैं, मेटल, हार्ड स्पेशली कह लो आप क्या हैं, सॉलिड है, सिर्फ मरकरी को छोड़ दो अगर। तो अब इनका मेटेलिक करेक्टर के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है भी, क्रोमियम इज अ हार्ड मेटल, जिंक कैडमियम मरकरी या सॉफ्ट मेटल। तो आपने बस यही लिखना है कि इसके अंदर की भाई, यहाँ से फिर दोबारा देख लो कि एक या दो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से लूज कर सकते हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं, मेटेलिक हैं। अब NS और N-1D का एनर्जी गैप क्या है, कम है। तो N-1D के अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, उतना ही मेटल क्या होगा, हार्ड। तो ये इसका आंसर आ गया। एक इसके अंदर आपको और पॉइंट समझाना चाहूँगा, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन मेटल हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वाई। सो हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको समझने के लिए देखो आपको क्या चाहिए। देखो बच्चे मतलब नॉर्मली +1 में ही पढ़ते हैं एटोमाइजेशन, पढ़ लेते हैं पर उनको मतलब नहीं पता होता एटोमाइजेशन का क्या है। ये सपोज अपने पास चाहे कॉपर मान लो, चाहे आयरन मान लो, मैंगनीज जो मर्जी मान लो, ये आपके पास एक मेटल का क्रिस्टल लैटिस है।
इस क्रिस्टल लैटिस को गर्म करके यहां से फ्री एटम्स निकालना, लैटिस में से फ्री एटम्स को निकालना, इसको बोलते हैं एटोमाइजेशन। सो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट फ्री एटम्स फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड डेल्टा ए एच। अब अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि ट्रांजिशन मेटल की जो ट्रांजिशन मेटल है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, अभी अभी ऊपर ही किया हमने स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, इसलिए मैं क्वेश्चन यहीं पे कवर कर रहा हूँ, दैट इज वाई दे हैव हाई डेल्टा ए एच। डेल्टा ए एच मीन्स इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अपन चलते हैं अब 10th प्रॉपर्टी, आई थिंक ये प्रॉपर्टी का नाम है मेल्टिंग पॉइंट। अब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है भाई, अभी अभी अपन ने किया है कि ट्रांजिशन मेटल हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, सारा वही देखो सेम सेम कंसेप्ट है अगर आप ध्यान से सुनो तो। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग दैट इज वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रुप, ग्रुप नहीं सीरीज बोलूंगा, 3D सीरीज के अंदर क्रोमियम के मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब इसका हाई हो जाएगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंगनीज पे जाकर एट मैंगनीज देयर इज डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में डिप है मतलब ये ग्राफ कुछ पहले ऐसे चलता है, फिर ऐसे आता है, फिर ये ऐसे ऐसे चलता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम या क्रोमियम ऊपर, मैंगनीज काफी नीचे चला जाता है, फिर ये आयरन आता है। तो मैंगनीज में ग्राफ नीचे क्यों गया, इसका रीजन क्या है कि मैंगनीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है स्टेबल हाफ फील्ड आर्गोन 18 3d5 4s2, स्टेबल हाफ फील्ड। स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी जो डी लोकेलाइजेशन है, डी लोकेलाइजेशन मतलब फैलना, वो काफ़ी कम है। मतलब ये समझो यार, एक इंटेलिजेंट बच्चा है जो कि दूसरों को नहीं बुलाता, ज़्यादा शरीफ बच्चा है ये, दूसरे बच्चों से इसकी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब जो मेटालिक बॉन्डिंग है इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो इसकी अच्छी है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, पर डी लोकेलेशन कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से तो इसकी जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो क्या है, वीक है देन क्रोमियम। दैट इज वाई देखो सारा कुछ आ गया इसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी हमने, हाफ फील्ड है, डी लोकेलेशन कम है, मेटालिक बॉन्डिंग वीक है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इज लेस। अच्छा एक चीज़ तुम्हें और बता दूं, ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो टंगस्टन है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है। इसीलिए आपने सुना होगा 9th 10th क्लासेस में कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट ही बनते हैं इससे। ठीक है। बाकी जिंक कैडमियम मरकरी जो वो तो हमेशा एक्सेप्शन है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इवन की मरकरी तो आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा ही है कि मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहां तक इसकी जो 10 प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म होगी। ये 10 प्रॉपर्टीज कंपैरेटिवली छोटी थी। अब 11वीं प्रॉपर्टी देखो इसकी, वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी की डेफिनेशन मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, कम से कम मैं बोल देता हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में है,
तो इसकी एस वाले से क्या होगी ज़्यादा और पी वाले से क्या होगी कम। क्योंकि आप सबने पढ़ा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर कि अलोंग द पीरियड जाने पर, अलोंग द पीरियड आई ई क्या करती है, इंक्रीज। ठीक है। सो इसका मतलब जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ी जाएंगे तो थ्री डी के अंदर भी 3 से लेके 12 तक ग्रुप में आई ई बढ़ेगी। हाँ ये चीज़ जरूर है कि इसके अंदर यार कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। तो एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, ट्रेंड इन द आई ई ऑफ थ्री डी सीरीज। इट इज़ बिकॉज, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, सारी ये सारी की सारी बुक्स ने एनसीईआरटी से उठा रखी है वर्डिंग। इट इज़ बिकॉज रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑल्टर्स relative energy of 4s and 3d orbital, relative energy of 4s and 3d orbital। अब आगे लिखूंगा, पहले इसी पॉइंट को समझाता हूँ जरा सा। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गोनेटिन 3d5 4s1। ठीक है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप ले लो मैंगनीज, तो मैंगनीज हो गया आर्गोनेटिन 3d5 4s2। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल। बट अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये हो जाएगा स्टेबल, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। इसका मतलब ये है कि एक लूज करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है, उनकी एनर्जीज के अंदर क्या हो जाएगी रीऑर्गेनाइजेशन, हेंस देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी accompanying आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे क्या होता है इट रिजल्ट्स इनटू रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी which increases as the number of electron increases in dn configuration। ठीक है। सो क्रोमियम की आयनेशन इंथैल्पी पहली क्या होगी कम, क्योंकि एक लूज करके ये क्या हो जाएगा स्टेबल। ये मैंगनीज पहले से ही स्टेबल है तो इसको लूज करना क्या हो जाएगा मुश्किल। सो अगर मान लो मैं कहूँ कि क्रोमियम और मैंगनीज में से आई किसकी ज़्यादा है, तो उसका आंसर है मैंगनीज। ठीक है। वैसे एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ पर मैंगनीज से भी ज़्यादा आई आयरन की है। ठीक है। अब उसका एग्जैक्टली कोई रीज़न हमारे पास नहीं दिया होता बुक्स के अंदर कि भाई आयरन की क्यों है, जबकि स्टेबल वैसे मैंगनीज काफ़ी ज़्यादा है। सो क्रोमियम मैंगनीज और आयरन में से आयरन की ज़्यादा है अगर आपको क्वेश्चन आ जाए अरेंज करने का। ठीक है। ये है आई1 का। अगर मैं कहूँ आई टू, तो आई टू जो है क्रोमियम की ज़्यादा होगी देन मैंगनीज, क्योंकि क्रोमियम एक लूज करने के बाद क्या हो गया स्टेबल, और मैंगनीज एक लूज करने के बाद स्टेबल नहीं हुआ अनस्टेबल हुआ है। ठीक है। देखो आई के बेस पे ना एक क्वेश्चन और जो बनता है वो है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये आया हुआ है क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आई। स्मॉलर आई मोर स्टेबल इज कंपाउंड। इसके बेस पे ना जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि K2PtCl6 exist but K2NiCl6
डू नॉट। अब वैसे देखा जाए तो इसमें ना मतलब एक बार जब ये आया था क्वेश्चन तब एक टेबल साथ में आया था निकल और प्लेटिनम का। अभी वैल्यूज मुझे अंदाजा कुछ याद है। मे बी इसकी I1 I2 दी हुई थी। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 10⁻³ थी ये शायद। और ये 2.66 10⁻³ थी। और इसकी I3 और I4 जो है वो है 8.8 10⁻³ और 6.7 10⁻³। अगर मैं इसका सम कर दूँ तो ये बनेगा 11.29 10⁻³। ये बनेगा 9.36। इसका मतलब ये हो गया कि निकल के लिए दो लूज करना तो इजी है, बट निकल के लिए चार लूज करना डिफिकल्ट है। प्लेटिनम के लिए दो लूज करना निकल के कंपैरेटिवली एक बार डिफिकल्ट है, बट प्लेटिनम के लिए चार लूज करना ओवरऑल क्या है, इजी। अब इसके अंदर जो प्लेटिनम की स्टेट है वो क्या है, Pt+4 है। इसके अंदर जो निकल है, निकल की स्टेट क्या है, +4 है। ठीक है। सो Pt की +4 एग्जिस्ट करती है, निकल की +4 एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। निकल की जो स्टेबल स्टेट है ना वो सिर्फ और सिर्फ +2 ही है। ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन फाइनल में आया हुआ है, ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, ये कंसेप्चुअल के अंदर है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्वेल्थ प्रॉपर्टी के ऊपर जिसका कि नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये प्रॉपर्टी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन अकेली यही प्रॉपर्टी कवर करेगी। देखो अभी अभी मैंने ऊपर क्या लिख के दिया आपको कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी लगी, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। पर अगर मैं बात करूं इन सॉल्यूशन, इन एक्वस मीडियम या इन सॉल्यूशन, जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सेम जो वही लाइन लिखूंगा ऑफ कंपाउंड या आयन इन पर्टिकुलर स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन आईई की जगह पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर अब ऐसा क्या नया आ गया, अगर आपके पास कोई मेटल है सॉलिड स्टेट के अंदर, सबसे पहले आपको अगर ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी है तो मेटल को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आयनेशन इंथैल्पी एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। अब इससे अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बनेगा, M पॉजिटिव गैस। और इसके लिए जो एनर्जी आएगी उसका नाम क्या है, IE, या आप उसको लिख लो ΔIH। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो बस यहीं तक का काम है, बट अगर आपके पास सॉल्यूशन आ गया तो इसमें एक नया स्टेप ऐड हो जाएगा, वो है M पॉजिटिव एक्वस। और उसमें जो एनर्जी लगेगी उसका नाम है ΔHydration H, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब जो E0 है, E0 वैल्यू वो इन तीन का सम है, ΔAH प्लस ΔIH प्लस ΔHydration H। अब इनके अंदर ये जो पहली दो टर्म है, ये वाली पहली दो, ये है एनर्जी रिक्वायर्ड और ये वाली है एनर्जी रिलीज्ड। अब आप सबको पता है कि रिक्वायर्ड का साइन कौन सा होता है, रिलीज का साइन कौन सा होता है। देखो रिक्वायर्ड होती है हमेशा अपने पास पॉजिटिव और रिलीज होती है अपने पास नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अब E0 का जो आंसर है, पहली दो टर्म पॉजिटिव और अगली टर्म क्या है, नेगेटिव। अब ये आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है। तो इसके बेस पे अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको इंटेक्स का क्वेश्चन करा रहा हूँ, सॉल्व का। मैंने आपको जैसे पहले बोला था यार बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पोटेंशियल के बेस पे ही हैं, अब आप काउंट करते रहना कितने आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है 8.6। इसके अंदर ना आपको E0 M2 पॉजिटिव बाई M, वेनेडियम के लिए दी हुई है -1.18, क्रोमियम के लिए दी है -0.9, मैंगनीज के लिए दी हुई है -1.18, फिर Fe के लिए दी हुई है 0.44, कोबाल्ट के लिए -0.28,
निकल के लिए -0.25 एंड कॉपर के लिए दी हुई है +0.34। क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ से लेके यहाँ, फिर ये मतलब कोई कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। देर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड, ये क्वेश्चन यही है, देर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड। अब इसके अंदर कोई भी रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये भी हमने पढ़ा है कि ईपी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तीन चीज़ों का सम है, डेल्टा ए एच का, डेल्टा आई एच का, और डेल्टा हाइड्रेशन एच का। देखो, इन एलिमेंट्स की ना तो डेल्टा ए एच में कोई रेगुलर ट्रेंड है, नो रेगुलर ट्रेंड। और डेल्टा आई एच तो अभी अभी अपन ने इससे पिछली प्रॉपर्टी में किया है कि देर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन द आई ई ऑफ 3D सीरीज। जब जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है उनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो फिर इसका रेगुलर ट्रेंड कैसे हो सकता है? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा, इसी के बेस पे एनसीईआरटी का 8.4 है, इन टेक्स्ट अनसॉल्व का। अब क्वेश्चन में सारा तो नहीं बोल रहा, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि इन 3D सीरीज ई नॉट जो वैल्यू है सिर्फ कॉपर के लिए ही पॉजिटिव है, बाकी सबकी वैल्यू देखो ऊपर लिखी हुई है, सब क्या है, नेगेटिव। तो अब इसमें आप क्या आंसर दे सकते हो इनके? देखो एन एग्जैक्ट आंसर तो कोई नहीं है इनका, प्रोबेबल आंसर ये है कि फिर वही चीज़ डेल्टा ए एच, डेल्टा आई एच और डेल्टा हाइड्रेशन एच, तीन पे डिपेंड करता है ये। इसमें से ए और आई रिक्वायर्ड है और एच क्या है, रिलीज। अब इसका ओवरऑल आंसर क्या है, रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रिक्वायर्ड वाला जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होगा रिलीज वाले मैग्नीट्यूड से। तो अब इसमें ये लिखोगे कि इसकी एटोमाइजेशन और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, जबकि इसकी रिलीज एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। इसके बाद जो मैं अगला पॉइंट इसमें बताने जा रहा हूँ, उसके लिए पहले मैं आपको एक बेस बता दूं इसका। जैसे मैंने अभी भी बोला था कि स्मॉलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मोर स्टेबल इज कंपाउंड। वही सेम चीज यहां पर है कि अगर स्मॉलर ई नॉट वैल्यू होगी, मान लो ई नॉट M2 पॉजिटिव बाई एम होगी, या फिर ई नॉट M3 पॉजिटिव बाई M2 पॉजिटिव, कोई भी, सपोज ये वाली वैल्यू स्मॉलर है, देन जो मेटल है इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि उसकी +2 स्टेट स्टेबल है जितनी वैल्यू छोटी होगी। इसी तरह इसमें जितनी ये वैल्यू छोटी होगी तो मेटल की +3 स्टेट स्टेबल होगी। इसको आप उल्टा भी बोल दो, इसका क्वेश्चन ऐसे भी है, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो मेटल की इसमें छोटी स्टेट, छोटी कौन सी है, +2, स्टेबल होगी। अगर ई नॉट वैल्यू M3/M2 हायर आ गई। ठीक है। तो अब इसी के बेस पे आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, एनसीईआरटी का 8.17 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ना आपको वैल्यू दे रखी है ई नॉट Cr2 पॉजिटिव/Cr, इसकी वैल्यू है -0.9 वोल्ट। ई नॉट Mn2/Mn, यह है -1.2 वोल्ट। ई नॉट Fe2/Fe, यह है -0.4। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि इनमें से, बस क्वेश्चन में लिख नहीं रहा, आंसर ही बताऊंगा, इनमें से +2 स्टेट में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको क्या यूज़ करना है, ये वाला पॉइंट। सो +2 स्टेट में कौन ज़्यादा स्टेबल है, देखो किसकी वैल्यू सबसे छोटी है, मैंगनीज की। मैंगनीज के बाद क्रोमियम की, और क्रोमियम के बाद आयरन की। सो मैंगनीज की वैल्यू सबसे छोटी, उससे बड़ी वैल्यू क्रोमियम की, उससे बड़ी वैल्यू किसकी है, आयरन की। तो मैंगनीज का जो +2 है वो सबसे स्टेबल है, देन क्रोमियम, देन आयरन। सिमिलरली इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर आपको दे रखा है ई नॉट Cr3/Cr2, इसकी वैल्यू है -0.4 वोल्ट। ई नॉट Mn3/Mn2, इसकी वैल्यू है +1.5 वोल्ट। और ई नॉट Fe2, सॉरी Fe3/Fe2, इसकी वैल्यू है +0.8 वोल्ट।
तो अब नेगेटिव वैल्यू किसकी है, सीआर की, तो सीआर का +3 बहुत स्टेबल है, देन एफ के +3 से, और सबसे कम स्टेबल है मैंगनीज का +3। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसकी बड़ी की जगह कौन स्टेबल है, छोटी। तो मैंने ऊपर लिखा ना, अगर हायर आ जाए वैल्यू तो इसका मतलब उसकी छोटी स्टेट स्टेबल है, इसका मतलब मैंगनीज का +2 स्टेबल है। अब मैं आपको यही सेम क्वेश्चन दोबारा से करके दिखाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिससे आपको कि थोड़ा और क्लियर हो। देखो, क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गोनेटिन 3d5 4s1। क्रोमियम 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी फिर 3D, आर्गोन नहीं मैं लिख रहा बार बार, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3d3। इसके पैरेलल मैंगनीज देखो, मैंगनीज की 3d5 4s2, मैंगनीज का 2 पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास 3d5, और मैंगनीज का 3 पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास 3d4। फिर आ गया आपके पास Fe की 3d6 4s2। देखो, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो चैप्टर नहीं आएगा भाई। सबसे पहला काम, अगर मान लो आप ये क्वेश्चन पे पहुंच गए, वीडियो देख रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन आती नहीं, तो सबसे पहले वीडियो बैक करो, फर्स्ट पार्ट पे जाओ, कॉन्फ़िगरेशन सीखो। जिनको आती ही नहीं बनानी, वो +1 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो देखो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ। अब इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो देखो क्या है, समझने वाला पॉइंट ये है कि क्रोमियम का +3 स्टेबल है, बट मैंगनीज का +3 अनस्टेबल है। मैंगनीज का कौन स्टेबल है, +2 स्टेबल है। क्रोमियम का +3 क्यों स्टेबल है भाई। बंदा सोचेगा यार D5 स्टेबल होता है, D4 कम स्टेबल है, D3 और कम होएगा। पर D3 की जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी, इसी वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया है कि ये दो लेवल पे स्प्लिट कर जाता है, T2G और EG। तो D3 का मतलब बेसिकली हो गया कि T2G के अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन है, T2G3, ये तो क्या होगी, स्टेबल हाफ फील्ड। तो अब से जब भी आपने देखनी है D3, तो D3 ना पढ़ना है इसको, आप इसको क्या पढ़ना है, T2G3 है जो कि स्टेबल हाफ फील्ड है। तो इसलिए क्रोमियम का 3 स्टेबल है, मैंगनीज का 3 अनस्टेबल हो गया क्योंकि मैंगनीज का 2 स्टेबल है। अब इसी के बेस पे आपको एनसीईआरटी में 8.21 क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है। एक यही सेम क्वेश्चन इंटेक्स के अंदर भी है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको इंटेक्स के अंदर। नंबर में उसका मेरे ख्याल से 4 है, साथ ही 8.4 है। क्वेश्चन ये है कि क्रोमियम का +2 इज रिड्यूसिंग, आपको ये से समझ आ जाएगा, वाइल मैंगनीज का +3 इज ऑक्सीडाइजिंग, ऑल्दो बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो भैया अपन इसको उठाते हैं ऊपर से जरा क्वेश्चन को। D4 कॉन्फ़िगरेशन में कौन है, क्रोमियम +2 है, और D4 कॉन्फ़िगरेशन में कौन है, Mn +3 है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रोमियम +2 किस में जाना चाहता है, क्रोमियम के +3 में। रिड्यूसिंग का मतलब है दूसरे की रिडक्शन अपनी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है दूसरे की ऑक्सीडेशन और अपनी रिडक्शन। तो ये D4 किस में जाना चाहता है, D3 में, जो कि क्या है, स्टेबल T2G3। और ये D4 किस में जाना चाहता है, D5 में, जो कि क्या है, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके साथ ही आपके दो क्वेश्चन कवर हो गए, और ये दोनों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसी तरह इसी के ऊपर एक और पॉइंट दे रखा है इन्होंने, यही सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का 8.7, आपको मैंने बोला था जब ये टॉपिक शुरू किया था कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेगा ये आपके। क्वेश्चन ये है कि इसी क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, E0 Mn3 पॉजिटिव बाय Mn2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं रिडॉक्स कपल, ऐसा लिखा हुआ है बुक में। इस रिडॉक्स कपल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, अभी की थी ना अपने 1.5 है, इन कंपैरिजन टू E0 Cr3/Cr2, या आयरन वाला, आयरन इसकी थी -0.4। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी बड़ी स्टेट नहीं, छोटी स्टेट स्टेबल है। तो उन्होंने बोला वजह इसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन में क्या लिखोगे कि Mn3 की बजाय कौन ज़्यादा स्टेबल है, Mn का +2। तो ये आपके पास E0 वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। फिर इसके ऊपर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। क्वेश्चन है, विच इज स्ट्रोंगर
रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट किस में से पूछा उसने, Cr2 में से और Fe2 में से। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग का मतलब है दूसरे की रिडक्शन अपनी ऑक्सीडेशन, तो मतलब ये किस में जाना चाहता है, +3 में। Fe2 ये किस में जाना चाहता है, Fe3 में। अब इसका आप आंसर दे सकते हो, T2G3 बन जाएगा इसके अंदर। वैसे आप ये भी कह सकते हो कि E0 Cr2/Cr3, जो अभी आपने वैल्यू पढ़ी थी वो थी -0.4 वोल्ट, और E0 Fe3/Fe2 अप्रॉक्स लिखनी है तो 0.8 वोल्ट है, +0.8 वोल्ट एग्जैक्ट लिखनी है तो +0.77 है। दोनों में से कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ये। तो ये वैल्यू इतनी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी, ये 3 लिखना था, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो दो वाली स्टेट है ज़्यादा स्टेबल है देन, नहीं सॉरी गलत बोल गया, इसकी 3 वाली स्टेट स्टेबल है, बट इसकी जो 3 वाली स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है Fe के 3 से। तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया इसका मतलब, क्रोमियम 2। देखो जस्ट सिर्फ वैल्यू कंपेयर करनी है, जिसकी वैल्यू छोटी उसकी बड़ी स्टेट स्टेबल, तो इसकी बड़ी स्टेट कौन है, Cr3। इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी बड़ी स्टेट कौन है, Fe3, तो Fe3 इज लेस स्टेबल देन Cr3 पॉजिटिव। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अपने पास जो बचती है वो है 12वीं कह रहा हूँ, लास्ट 13वीं प्रॉपर्टी। 13वीं प्रॉपर्टी है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने पिछली टॉपिक में कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेगा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में थे। सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई। तो अब इसका आंसर क्या आएगा। अभी इसी वीडियो के अंदर आप जाके मेटालिक करेक्टर पे भी दोबारा देख सकते हो, उसमें मैंने बोला था कि NS और N-1D का Eg काफ़ी कम है, Eg इज लो। सो डी वाले इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं NS के साथ। देखो S में एक या दो है वो तो लूज करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा जो अनपेयर्ड हैं अप टू D5 लगा लो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम हो गया 3D5 4S1, तो उसमें 6 स्टेट शो करता है मैक्सिमम क्रोमियम। मैंगनीज हो गया आपके पास 3D5 4S2, तो ये 7 हो गए टोटल, ये 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि इसकी पहला आप ये लिखोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है N-1D 1 to 10 NS 0 to 2। तो दो तो सारे लूज करेंगे ही करेंगे, एक या दो जितने भी हैं। बाकी अनपेयर डी वाले इलेक्ट्रॉन भी लूज करेंगे, क्योंकि ये जरूर लिखना है क्योंकि एनर्जी गैप इज वेरी लो। सो अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन बनते हैं उतनी ही क्या हो जाती है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ इसमें एक रेड पेन से लिखूंगा एक्सेप्ट, जैसे एक्सेप्शन में पहले बोलने लग गया। इसके अंदर जो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक्सेप्शन, उसमें बताता हूँ। इसके अंदर जो अगला मेन पॉइंट है कि ट्रांजिशन मेटल शो मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, यहां लिखना था मुझे एक्सेप्ट स्कैंडियम विच शो +3। देखो इसके बेस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि D1 कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल, तो वो बेसिकली किसकी बात कर रहा है, स्कैंडियम की। क्योंकि स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D1 4S2, साथ में क्या आपके पास आर्गन 18। तो अगर ये दो लूज करेगा तो क्या बनेगा आपके पास, आर्गन 18 3D1। अब अगर ये डी भी लूज कर दे तो क्या बन जाएगा, पूरी नोबल गैस बन जाएगी ये। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। इसी के बेस पे देखो यही सेम क्वेश्चन को ए में घुमा के फिर डाल दिया उन्होंने कि नेम द एलिमेंट इन 3D सीरीज, नेम एलिमेंट इन 3D सीरीज जो कि वेरिएबल स्टेट शो नहीं करता, विच डू नॉट शो वेरिएबल स्टेट। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, स्कैंडियम। क्यों, क्योंकि स्कैंडियम के अंदर कौन सी स्टेट आएगी, मेनली +3। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अब मैं लेके चलता हूँ इसी के अंदर, ट्रांजिशन मेटल शो
मोस्ट कॉमन +2 स्टेट। इसमें मैं आपको एक नई चीज और बताना चाहूंगा। वो नई चीज का काम ये है, देखो, ट्रांजिशन मेटल जो है वो शो करते हैं +2। अगर मैं लेंथेनेड में लेके चलूँ आपको इसी चैप्टर के अंदर, वो शो करते हैं +3। एक्टिनेड इसके अंदर शो करते हैं +3। ये मोस्ट कॉमन वाली लिख रहा हूँ। अब ये दो के अलावा तीन भी शो करते हैं, चार भी करते हैं, पांच भी करते हैं, छः भी करते हैं, सात भी करते हैं, इवन की आठ भी करते हैं, और जीरो भी करते हैं, और +1 भी करते हैं। +2 तो करते करते हैं। ये तीन के अलावा दो शो करता है और चार शो करता है। ये तीन के अलावा चार भी शो करता है, पांच भी शो करता है, छह भी शो करता है, और सात भी शो करता है। मतलब ये कि बेसिकली पॉइंट ये है कि इसके अंदर लार्ज वेरिएशन है, इसके अंदर स्मॉल वेरिएशन है, और इसके अंदर फिर से लार्ज वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन इतनी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, देखो। इसका तो मैं आपको बता चुका हूँ कि NS और N-1D का EG एनर्जी गैप कम है। EG इज लेस। इसमें क्या है कि NS के साथ N-1D भी आ गया, और N-2F भी आ गया। तो इनके अंदर जो एनर्जी गैप है ओवरऑल, ये बहुत ज़्यादा है। तो F वाले इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पार्टिसिपेट इसके अंदर नहीं करते। इसके अंदर अब NS, फिर N-1D, और फिर N-2F, इनका जो एनर्जी गैप है वो कंपैरेटिवली क्या है, लो है। एनर्जी Eg इज लेस। अगर एनर्जी गैप कम है तो इसका मतलब इसके एफ वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन आ जाए तो बस यही पॉइंट लगने हैं एनर्जी गैप का। ट्रांजिशन में एनर्जी गैप कम है तो डी वाले पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है तो एफ वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसमें एनर्जी गैप फिर से कम है, एफ वाले पार्टिसिपेट करेंगे। तो वेरिएशन होने का रीज़न बस यही है। तो वेरिएशन के बेस पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीन क्वेश्चन तो यही निकल के देखो। अब और इसकी कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे मोस्ट कॉमन, ये मैंने लिख ही दिया वैसे, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन इज +2। क्योंकि सबके अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2। NS1 या NS0 बहुत कम केस में, जो सब में क्या है तकरीबन NS2 ही है। ठीक है। तो इसीलिए दोनों के दोनों लूज हो जाएंगे और मोस्ट कॉमन स्टेट बनेगी तुम्हारे पास +2। दूसरा पॉइंट ये है कि छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर आयनिक। मतलब +2 में और +3 में आयनिक है। वाइल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो +6 +7 है, दे आर कोवलेंट। जैसे मान लो MnO तो आयनिक है, बट MnO4 1 नेगेटिव ये कोवलेंट है। इसके अंदर Mn की स्टेट +2 है, इसके अंदर Mn की स्टेट +7 है। ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वो ये करते हैं +8। +8 के मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। एक तो है ऑस्मियम, ऑस्मियम का टेट्रा ऑक्साइड, और एक मैं आपको बताऊंगा रीनियम। सो रीनियम कह रहा हूँ, सॉरी, ऑस्मियम के बाद है रुदेनियम, सॉरी, रुदेनियम। सो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और रुदेनियम का ऑक्साइड, ये दोनों ही क्या करते हैं, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये जो रुदेनियम वाली है ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। ऑस्मियम का टेट्रा ऑक्साइड तो आप ऑर्गेनिक के अंदर भी यूज़ करते हो, ऑर्गेनिक रिएजेंट है ये। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर ये है कि जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होएगी। मतलब दो से बढ़के हुए Mn तक सात जाती है, फिर ये बाद में दो तीन तक, मतलब दो, ये आयरन की तीन भी होती है, कोबाल्ट की तीन होती है, निकल की दो रह जाती है। तो इनिशियली बढ़ती है सेंटर तक, फिर कम हो जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सेंटर तक ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ, देखो मैं जितने पॉइंट बोल रहा हूँ ना सबके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये बस पॉइंट याद रख लेना, इंग्लिश आप बना सकते हो। सेंटर तक जाते जाते नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इसी वजह से सेंटर तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जगह लगेगी तो इसको मैं नहीं, चलो पहले छोटा पॉइंट बताता हूँ। छोटा पॉइंट इसके अंदर ये है कि ट्रांजिशन मेटल आल्सो शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
लाइक जीरो और प्लस वन। जीरो किसमें शो करते हैं? NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, सीओ की स्टेट जीरो होती है तो निकल की भी क्या होगी? जीरो। या फिर CuCl इसमें प्लस वन करता है। FeCO5 इसमें आयरन की शेड क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये आपके पास छोटी शेड वाले कंपाउंड आ गए। फिर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि आपको ट्रांजिशन मेटल की जो स्टेट है, इसको नॉन ट्रांजिशन मेटल, मतलब बेसिकली पी ब्लॉक के साथ आप इसको कंपेयर करोगे। तो इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट सुनो। मेरे हिसाब से ना इसको करने के लिए क्वेश्चन को आपके ना एक चीज आनी चाहिए जिसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली प्लस वन के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर है कि रिलक्टेंस, रिलक्टेंस कह लो या फिर इसका दूसरा नाम कह लो रेजिस्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन द bond formation, reluctance of NS electron to participate in the bond formation on moving down the group, on moving down the group, like मान लो आप कहते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं। तो ग्रुप 14 ये वेरिएशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +4 +4 +4 +4 और +4। पर ये +4 के साथ +2 शो करते हैं, ये भी +4 के साथ +2 शो करते हैं, ये भी +4 के साथ +2 शो करते हैं, जबकि इसके अंदर मेन ही +2 शो करता है ये। ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पर जाके ना फीलिंग हो जाती है 3D की, और यहाँ पर जाके फीलिंग शुरू हो जाती है 4F की। आपने पढ़ा है मेरे इसी लेक्चर के अंदर, शायद पहले में होगा, कि D और F का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है? बहुत ही पुअर होता है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP2। न्यूक्लियस एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, न्यूक्लियस इसको पकड़ लेता है बेसिकली, तो इसको निकलने नहीं देता। तो कौन निकलेगा? कल्ला पी। अगर अकेला पी निकलेगा तो वो कितनी स्टेट शो करेगा? सिर्फ +2। अगर एस निकलेगा तो मिलके क्या करेंगे? चार। पर अगर एस नहीं निकलेगा तो मिलकर सिर्फ कितनी करेगा ये? +2। मतलब अब यहाँ पर लेके चलता हूँ कि नॉन ट्रांजिशन में, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि नीचे जाने पे, नीचे जाने पर मतलब ग्रुप में नीचे जाने पर छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। रीजन मैंने सारा आपको कहानियां लिख दी है। इसके अंदर नीचे जाने में डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अब इसी पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो नीचे जाने में डाउन द ग्रुप, जैसे मान लो पीबी है, पीबी का +4 इज, वो किस में जाना चाहता है? 2 में, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अगर मैं इधर कहूँ क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, तो टंगस्टन का जो ऑक्साइड है इज नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नीचे इसकी बड़ी स्टेट स्टेबल है। CrO3 जो है छोटा वाला इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब नीचे जाके इसकी बड़ी स्टेट स्टेबल है, बड़ी स्टेट स्टेबल है। ठीक है, दूसरा मेन पॉइंट, इसके अंदर जो वेरिएशन में लिखी देखो 4 और उसके बाद सीधी लिखी 2, 2 की वेरिएशन आ रही है। अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं, ग्रुप 13 हो गया NS2 NP1, तो उसमें स्टेट आएंगी 3 की या 1 की। अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो वो बनेगा NS2 NP3, 5, तो उसके अंदर आएगी 5 की या फिर 3 की। मतलब उसमें वेरिएशन जो है 2 है। सो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज बाय 2 यूनिट्स, जबकि इनके अंदर जो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब जैसे मैंगनीज ही है, वो +2 भी कर रहा है, +3 भी कर रहा है, चाहे स्टेबल हो ना हो, +6 भी कर रहा है और +7 भी कर रहा है। मतलब वेरिएशन एक एक की है, ज़्यादा की वेरिएशन नहीं है।
तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप अपनी वर्डिंग में जैसे मर्जी लिख सकते हो, सारी कहानी मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, स्टेट के ऊपर ये है, आउट ऑफ कॉपर 1 एंड कॉपर 2 विच इज मोर स्टेबल। विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम एंड वाई। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देखूं, कॉपर हो गया आर्गोन 18, 3D10 4s1। कॉपर 1 हो जाएगा आपके पास 3D10 हाईली स्टेबल, एंड कॉपर 2 हो जाएगा आपके पास 3D9 अनस्टेबल। तो अगर मैं एक नज़र में इसको देखूं तो मेरा आंसर आना चाहिए कॉपर 1, जबकि इसका आंसर है कॉपर 2। क्यों? तो इसके अंदर मैं आपको फिर वही 3 स्टेप से समझाता हूँ। सबसे पहले कॉपर सॉलिड है, इसको आपने बनाया गैस। गैस से फिर आपने किया आयोनाइज, फिर आयोनाइज से आपने किया एक्वस। ये स्टेप हो गया आपके पास एटोमाइजेशन, ये हो गया डेल्टा आई एच, और ये हो गया आपके पास हाइड्रेशन। अब अगर मान लो मुझे बनाना है कॉपर का 2 पॉजिटिव, तो कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस, ये स्टेप तो सेम ही चलेगा ना, डेल्टा ए एच तो इसकी सेम ही रहेगी। जो फर्क पड़ना है वो यहाँ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इसके अंदर आएगी डेल्टा आई एच वन प्लस डेल्टा आई एच टू। और यहाँ पर जब हाइड्रेशन इंथैल्पी निकलेगी वो भी फिर 2 के लिए निकलेगी, डेल्टा हाइड्रेशन एच, डेल्टा हाइड्रेशन एच एक्वस। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी का ना एक पॉइंट है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव साइज भी छोटा हो गया, तो इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी इतनी ज़्यादा है, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ Cu2 पॉजिटिव compensates हाई आई। हैंस, अब देखो है ये सॉल्यूशन में ही, अगर हाइड्रेशन ना हो फिर कॉपर 1 ही स्टेबल है, अगर हाइड्रेशन है तो कॉपर 2 स्टेबल है। हैंस Cu2 पॉजिटिव इज स्टेबल इन एक्वस मीडियम। ये इससे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो Cu1 पॉजिटिव है, इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। Cu1 पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक और क्वेश्चन कवर कर दिया इसने एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, अभी भी एक दो पेंडिंग है, वो देखो। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन मेटल इज स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। मतलब ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड है और फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड है, वो इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल है। तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज करके मेटल को लेके जाते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। दूसरा पॉइंट ये भी है कि इनकी हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी है। एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे हम कहें Cr का F6, Ti का F4, Vf5, ये सब स्टेबल हैं। MnO4 1 नेगेटिव, Mn2O7। पर इसके अंदर एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, देखो वो अच्छा पॉइंट क्या है। अगर मैं इस दोनों में कंपेयर करूँ ना, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अलग से क्वेश्चन बन जाएगा, इन ट्रांजिशन मेटल इज स्टेबलाइज्ड मोर इन ऑक्साइड
देन फ्लोराइड। इट इज बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद मेटल एटम। उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगी, उसके अंदर रेजोनेंस हो जाएगी। जैसे मान लो Mn2O7 है, उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो बस बेसिकली इसमें जो पॉइंट आपको लिखना है वो यही है, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल मल्टीपल मतलब बेसिकली पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगी, रेजोनेंस। ठीक है। फिर इसके बाद इसी के ऊपर बेस्ड एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन मेटल इज स्टेबलाइज्ड इन ऑक्सो एनाइंस। अब ऑक्सो एनाइन क्या होता है बच्चे, इसी में चक्कर खा जाते हैं। ऑक्सो एनाइन क्या, ऑक्सो मीन्स ऑक्सीजन, एनाइन मीन नेगेटिव चार्ज, यानी कि MnO4 वन नेगेटिव। तो रीजन इसके अंदर भी सेम ही है कि MnO4 वन नेगेटिव अगर मैं बनाता हूँ तो उसके अंदर वो पाई बॉन्ड है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है। सो यहाँ तक आपकी भाई 13 प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। 13 प्रॉपर्टीज में क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन गए हैं। इनमें से दो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में। इसके अलावा जो पेपर में श्योर शॉट आएगा वो है आपको इसकी कंपाउंड्स, पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट और उनकी प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अब आपको वही काम करवाऊंगा। तब तक आप इसको पढ़ो, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे भेज दो। थैंक यू।